हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत करता हूं। रीट परीक्षा में लेवल 1 और लेवल 2 विद्यार्थियों के लिए जो रीट परीक्षा का पेपर होगा 27 फरवरी को, उसमें हिंदी शिक्षण के लगभग यहाँ पे 10 से 15% पूछे जाते हैं और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादातर सही होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें कोई व्याकरण नहीं होती, ये केवल शिक्षण वीडियो के सवाल होते हैं। तो इसमें आपके 10 से 12 सवाल राइट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज की वीडियो में यहाँ पे 20 हिंदी शिक्षण वीडियो के सवाल आने वाले हैं। आप वीडियो को जरूर देखें, अंतिम समय तक जरूर देखें ताकि आपको रीट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण लाभदायक हो सके। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी रहती है? तो प्राइमरी लेवल का मतलब है कक्षा 1 से लेकर 5 तक अगर आप अध्ययन करवा रहे हैं तो उस वक्त रचना शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट विधि आपकी चित्र वर्णन रहती है। कौन सी विधि रहती है? चित्र वर्णन। चित्र वर्णन के माध्यम से ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है। छात्र चित्र के माध्यम से जल्दी सीखता है। अगला है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? यानी रचना शिक्षण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि रचना शिक्षण क्या होता है। रचना शिक्षण में क्या होता है? उच्चारण शिक्षण और वर्तनी शिक्षण है ना, और या शब्द शिक्षण है ना, और वाक्य शिक्षण है, उसका अच्छे तरह से जो प्रयास होता है बोलने का वो इसमें किया जाता है। और इसके दो भाग होते हैं। कितने रूप होते हैं इसके? दो रूप होते हैं, यानी मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। तो जो पहला जो भेद होता है वो आपका होता है मौखिक। कौन सा होता है? पहला जो भेद होता है वो आपका होता है मौखिक, और दूसरा जो भेद है वो आपका होता है लिखित। कौन सा होता है? लिखित। एक मौखिक होता है और एक लिखित होता है। तो ये इसके दो भेद होते हैं रचना शिक्षण के। अगला सवाल है, दल शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? दल शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ पे हुई? ये अमेरिका के अंदर हुई थी, सबसे पहले शिकागो में। अब दल शिक्षण क्या होता है? दल शिक्षण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक शिक्षक है ना वो कार्य करते हैं और पूरे दल पर शिक्षण का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। दो या दो से अधिक शिक्षण मिलकर कार्य करते हैं और पूरे दल का शिक्षण पर क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और इस दल शिक्षण में 3 सोपान होते हैं। तो जो पहला सोपान होता है वो आपका होता है योजना का, यानी पहले सोपान में क्या होता है? योजना का निर्माण होता है। और दूसरे सोपान में क्या होता है? उस योजना का क्या होता है? क्रियान्वयन होता है। क्या होता है? क्रियान्वयन होता है। ठीक है। और तीसरे स्टेप में जो होता है उसका क्या होता है? मूल्यांकन होता है। क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो ये दल शिक्षण में 3 सोपान होते हैं। तो उसमें सबसे पहले योजना बनाई जाती है, उसके बाद क्रियान्वयन होता है, उसके बाद में मूल्यांकन होता है। तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगला है, गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? एक दो तरह के शिक्षण होते हैं, गद्य शिक्षण और पद शिक्षण। तो गद्य शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो कौन सी है? पहली है अर्थकथन विधि, दूसरी है व्याख्यान विधि और तीसरी है समीक्षा विधि। ये तीनों ही विधियां इसके अंदर होती है। गद्य शिक्षण का अगर आप अध्ययन करा रहे हैं तो अर्थकथन विधि, व्याख्यान विधि और समीक्षा विधि, इन तीनों का क्या है इसमें यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक विधि और होती है जिसका हम यूज करते हैं, वो विधि होती है विश्लेषण। कौन सी विधि होती है? विश्लेषण जो विधि होती है उसका भी हम क्या करते हैं इसमें प्रयोग करते हैं। तो ये गद्य शिक्षण की 4 विधियां, तो इसका उपरोक्त सभी है ना वो इसका आंसर हो जाएगा। रीड की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके कितने परसेंट राइट हो रहे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं। अगला सवाल है, पठन कौशल जिसे हम वाचन कौशल भी कहते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पठन अगर आप पढ़ रहे हैं तो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, बिल्कुल। उच्चारण संबंधी त्रुटियां दूर होती है, बिल्कुल। वक्ता के मनोभावों को समझना, ये इसमें गलत रहेगा। तो ए और बी इसमें क्या होगा? ऑप्शन राइट रह जाएगा। अब वाचन कौशल या पठन कौशल में क्या होता है? इसमें छात्रों में शब्दों, ध्वनियों, उच्चारण का उचित ज्ञान कराया जाता है, जिससे क्या होता है? वाचन के अंदर जो शब्दों का उच्चारण है वो शुद्ध रूप से हो सके, ये इस पठन कौशल या वाचन कौशल में किया जाता है।
अब वक्ता के जो मनोभावों का ये वाला जो समझना है, ये श्रवण कौशल के अंदर आता है, ये श्रवण कौशल का उद्देश्य है। तो इसका आपका ऑप्शन डी रह जाएगा। अगला सवाल है, मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए। मौन वाचन का अभ्यास कैसे होना चाहिए? मौन वाचन को हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग। क्या कहते हैं? साइलेंट रीडिंग। और साइलेंट रीडिंग जो पुस्तक है वो किसने दी है? ब्राइन ने। अब मौन वाचन का अभ्यास है ना, वो नियमित रूप से होना चाहिए। आप मन ही मन में जो पढ़ रहे हैं तो उसका जो है नियमित रूप से होना चाहिए। मौन वाचन में क्या होता है? सब अध्याय की आदत पड़ती है। और मौन वाचन से क्या होता है कि पठित सामग्री का जो मुख्य भाव या विचार ग्रहण करना आसानी से हो जाता है। तो मौन वाचन क्या होता है? नियमित रूप से होना चाहिए। मौन वाचन इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट रीडिंग। अगला है, डॉक्टर बी एस ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन प्रणाली, जिसे हम कहते हैं त्रिध्रुवीय संरचना, उसके कौन कौन से तत्व है? तो सबसे पहले तो बी एस ब्लूम ने शिक्षण को त्रिध्रुवीय माना है। कौन सा ध्रुवीय माना है? त्रिध्रुवीय। अब तीन ध्रुव कौन कौन से होते हैं? एक ध्रुव तो होता है आपका लक्ष्य। एक ध्रुव कौन सा होता है? लक्ष्य। दूसरा ध्रुव जो होता है वो होता है आपके पास साधन। क्या होता है? दूसरा ध्रुव माना इन्होंने साधन। और तीसरा जो ध्रुव माना है वो इन्होंने माना है साक्ष्य। तो ये तीन ध्रुव है। कितने? तीन ध्रुव है, लक्ष्य, साधन और साध्य। ये इनके तीन ध्रुव है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि इनके तत्व क्या है? ये तो तीन ध्रुव हो गए, अब तत्व क्या होता है? तो इनके तीन तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? तीन। अब तीन तत्वों में जो पहला तत्व होता है वो होता है शिक्षण उद्देश्य, और दूसरा होता है मूल्यांकन, और तीसरा क्या होता है? अधिगम अनुभव। ये तीन इनके क्या होते हैं? तत्व होते हैं। ब्लूम ने क्या किया? शैक्षिक उद्देश्यों को भी तीन वर्गों में बांटा है। शैक्षिक उद्देश्यों को, ठीक है। तो ये तो है मूल्यांकन प्रणाली के जो तीन तत्व है। ये मूल्यांकन प्रणाली के तीन तत्व: शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव। इसके अलावा इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य से भी तीन प्रकारों से बांटा है: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष। तो मूल्यांकन प्रणाली के तत्व तो ये तीन है, तो ये ऑप्शन आपका राइट रह जाएगा। अगला सवाल है, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया है? ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया है? तो इन्होंने वर्गीकरण है ना 6 भागों में किया है। कितने भागों में किया है? 6 भागों में। अब ये जो 6 भाग है वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो इसमें 6 भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो तो होता है ज्ञान। सबसे पहला भाग होता है ज्ञान। दूसरा भाग जो होता है वो होता है अवबोध। कौन सा होता है? अवबोध। दूसरा होता है अवबोध। और तीसरा जो पक्ष होता है वो होता है ज्ञानोपयोग। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज्ञानोपयोग, ठीक है। और चौथा होता है संश्लेषण। कौन सा होता है? संश्लेषण। पांचवा होता है विश्लेषण। पांचवा कौन सा होता है? विश्लेषण, ठीक है। और अंतिम होता है आपके पास मूल्यांकन। तो ये आपके पास 6 होते हैं, ठीक है। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये 6 भागों में इन्होंने विभक्त किया है। अगला है, शिक्षण वे प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा हेतु परिपक्व व्यक्तित्व की व्यवस्था वो करता है। तो शिक्षण में ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी है मॉरिसन ने। किसने दी है? मॉरिसन। और मॉरिसन की कौन सी विधि है? इकाई विधि। तो इकाई विधि से संबंधित ये परिभाषा है जो मॉरिसन ने दी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण है वो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का नहीं है जबकि वो लिखित यानी निबंधात्मक परीक्षा का निहित है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण तो होता है एक तो विश्वसनीयता, एक व्यापकता और एक वैधता। तो इसमें अभिव्यक्ति नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति किसका होता है? ये लिखित परीक्षा का होता है। तो यहाँ पर मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं होती है। तो जो मूल्यांकन होता है, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदकारिता, व्यापकता, व्यावहारिकता या उपयोगिता, ये मूल्यांकन की विशेषताएं होती है। और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है? अध्यापक एवं विद्यार्थी के व्यक्तित्व का क्या रहता है? प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। इसमें क्या होता है? ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आपकी अलग तरीके से मूल्यांकन होता है, यानी एकदम सटीक होता है। अगला सवाल है, इकाई सीखने वाले के लिए महत्वपूर्ण अनुशीलनों को प्रभावित करने हेतु बनाई गई सूचनाओं
तथा अनुभवों की एक संगठित व्यवस्था है। ये इकाई विधि के बारे में किसने कहा है? तो इकाई विधि के जो प्रतिपादक है वो कौन है? मॉरिसन। आप सबको याद होंगे कौन है? मॉरिसन, जिन्होंने इकाई विधि का प्रतिपादन किया है। अब इकाई विधि क्या होती है? ये पूर्ण से अंश की ओर चलती है और इसमें जो ये परिभाषा देने वाले हैं वो है वेस्ले और रॉकी। यानी इकाई विधि के बारे में ये जो परिभाषा देने वाले हैं, इस परिभाषा को दिया है वेस्ले और रॉकी ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन जो विधि है वह किस स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए उपयोगी होती है? गद्य शिक्षण के लिए प्रवेशित विधि होती है, तो इसमें है माध्यमिक स्तर। कौन सा स्तर? माध्यमिक स्तर। पर्यवेक्षित अध्ययन में क्या होता है? इसमें अध्यापक पर्यवेक्षक की भूमिका होता है और छात्र क्या होता है? मौन रहकर विषय वस्तु का अध्ययन करता है। अध्यापक पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है क्योंकि छात्र क्या होता है? मौन रहकर विषय वस्तु का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट रह जाएगा। हिंदी में संधि पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? हिंदी में संधि पढ़ाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो इसमें विधि है आगमन और निगमन। कौन सी विधि है? आगमन और निगमन विधि। अब आगमन विधि में क्या होता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, जबकि निगमन विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर, स्थूल सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर दिया जाता है। इन दोनों विधियों में संधि पढ़ाने की ये उपयुक्त विधि। अगला सवाल है, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की जो प्रवृत्ति है उसे पैदा करने के लिए अध्यापक किस कार्य को अधिक महत्व देता है? तो विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की प्रवृत्ति को पैदा करने के लिए अध्यापक गृह कार्य पर सबसे अधिक महत्व देता है। तो इसका ऑप्शन सी वाला राइट रह जाएगा। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका कौन सा है? प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्रश्न पूछना, इसके अलावा परिचर्चा करना या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन रह जाएगा इसमें? उपयुक्त सभी। यानी मौखिक अभिव्यक्ति में क्या होता है? विद्यार्थी शुद्ध, स्पष्ट, स्वाभाविक और प्रभावयुक्त वाणी में अपना वार्तालाप या भाषण करने की क्षमता अर्जित करता है। और तो इस तरह से इसमें शिक्षार्थी में आत्मविश्वास में क्या होता है? वृद्धि होती है। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन किया जाता है। अगला सवाल है, किसी परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों के द्वारा सही दिया जाता है, तो ये परीक्षण कैसा है? इस परीक्षण में किस गुण का अभाव होता है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ का, विभेदकारिता था या व्यवहारिकता का या उपयोगिता। यानी किसी परीक्षण में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो सभी बालक सही सही दे देते हैं, तो वो बच्चों में क्या करते हैं? विभेद नहीं कर पाती है। जब एक प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तो उन्होंने कहा दिल्ली, दूसरे ने कहा दिल्ली, तीसरे ने कहा दिल्ली, तो सबने उत्तर दे दिया, तो इसमें कोई विभेद नहीं हो रहा है। तो ये विभेदकारिता, इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के शब्द में कौन सा मूल्यांकन के